हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आईटेब क्लासेस। दोस्तों आज है 5 अक्टूबर 2021, ट्यूसडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज के इस न्यूज़पेपर में से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हम लोग करेंगे जो हमारे एग्जाम में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग फिट बैठते हैं। चलिए काम की बात करते हैं। आज का जो फ्रंट पेज पे सबसे पहली न्यूज है वो है फार्मर्स रेज पिच प्रोटेस्ट विद बॉडीज। देखिए एज एन इशू ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए कि फार्म बिल कौन कौन से हैं। 3 फार्म बिल के आपके बारे में पता होना चाहिए। एपीएमसी मंडी सिस्टम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। एपीएमसी जो हम लोग मार्केटिंग करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। मंडी सिस्टम कैसे काम करता है और इन तीनों फार्म जो बिल हैं इसकी प्रॉपर एनालिसिस यानी कि इसके प्रोज एंड कॉन्स वो आपको पता होना चाहिए। ये प्रॉपर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कल के दिन कि वहाँ पे कुछ जो किसान थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर एक गाड़ी चढ़ गई। मिनिस्टर थे कोई यूपी के, जिसकी वजह से वहाँ पे 7-8 लोगों की मौत हो गई, वायलेंस भी हुआ। ये इंसिडेंट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एक पर्सपेक्टिव से, लेकिन अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो उसको किस नज़र से पढ़ना है। सिर्फ इसको न्यूज़ पढ़ के नहीं निकल जाना है। कैसे पढ़ना है इसको आपको पढ़ना है जीएस पेपर 4 के पर्सपेक्टिव से। जीएस पेपर 4 में आपको केस स्टडी पूछी जाती है। उस केस स्टडी में आपको ऐसा पूछेगा वो कि सपोज यू आर एन एसपी और डीएम ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया एंड वहां पे कुछ फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहां पे कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से कुछ फार्मर्स की डेथ हो गई और वहां पे वायलेंस हो रहा है। अब ये बताइए आपसे वो क्वेश्चन में पूछेगा, नाउ यू नीड टू टेल द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। नॉट ओनली ऑप्शंस, यू ऑल्सो नीड टू चूज द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन इसके अलावा आपको बताना पड़ता है एथिकल डायलेमा। एथिकल डायलेमा क्या है आपके सामने, इस तरह से आप, और आपको स्टेक होल्डर्स बताने पड़ते हैं। यहाँ पे स्टेक होल्डर कौन से हैं? देखिए स्टेक होल्डर तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है, फार्मर्स भी स्टेक होल्डर हैं, आप खुद भी वहाँ पे स्टेक होल्डर हो। एज अ सोसाइटी वो सोसाइटी भी स्टेक होल्डर है ना। जुडिशरी भी यहाँ पे स्टेक होल्डर है। तो स्टेक होल्डर को फाइंड आउट कीजिए। हर स्टेक होल्डर के पर्सपेक्टिव से आप ऑप्शंस को चूज करिए। उसके बाद आप जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होता है जो आप उस स्थिति में ले सकते हो वो आप फाइंड आउट करिए, अपने आंसर में लिखिए। आपका एक बहुत बढ़िया केस स्टडी का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आपको स्मार्ट बनना है। आपको ये देखना है कि जो आपके आसपास चीजें हो रही हैं आप उसको अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगली न्यूज आती है, सुप्रीम कोर्ट लैशेज आउट एट द फार्मर्स ग्रुप। देखिए कुछ फार्मर्स ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने फार्म बिल में और सरकार को पार्टी रख के केस डाला। सुप्रीम कोर्ट इनको देखिए बोला, क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला कि देखिए सर, जब आप जुडिशरी के पास आ गए हो, जब आपने केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है, उसके बाद प्रोटेस्ट करने का कोई क्वेश्चन पैदा नहीं होता। देखिए जब आप जुडिशरी में चले गए तो जुडिशरी को अपना काम करने दीजिए। प्रोटेस्ट करने का क्या फायदा है? या तो प्रोटेस्ट आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको जुडिशरी में बिलीव नहीं है, क्योंकि प्रोटेस्ट तो तब किया जाता है ना जब सरकार या जुडिशरी आपकी नहीं सुन रहे होते हैं। भैया जब जुडिशरी ने आपके केस को एक्सेप्ट कर लिया है, वो उसको मान रहे हैं, तो फिर प्रोटेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप तो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, लेकिन वहां पे आसपास में जो लोग रहते हैं, जो गांव में लोग रहते हैं, उनको कितनी परेशानी हो रही है, आप उनका भी ध्यान रखिए। You have a right to protest, but you have some duties as well. So you need to take care of your duties also, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है। ठीक है, डायरेक्ट कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, लेकिन कंटिन्यू है टॉपिक तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। चलिए अगली न्यूज में क्या कहता है। अगली न्यूज में कहता है, गवर्नमेंट मूव्स चेंजेस टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये क्या है? देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये 1980 में बनाया गया था। उसके बाद 1988 में इसको अंदर अमेंडमेंट किया गया था। ये मेनली चीज क्या कहता है वो आपको बता देता हूं। देखिए अगर किसी फॉरेस्ट लैंड को आप नॉन फॉरेस्ट लैंड में चेंज करते हो तो आपको सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है, या फिर आप नॉन फॉरेस्ट लैंड को फॉरेस्ट लैंड में चेंज करते हो, इसके लिए भी आपको सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। पहले वहां पे फॉरेस्ट नहीं थे, फॉरेस्ट लगाना है तो सरकार की परमिशन लीजिए। देखिए क्या होता है, हमारा जो रेलवे होता है, रेलवे के पास बहुत सारी जमीन वो खाली पड़ी हुई है जो उसने 15 साल पहले 20 साल पहले अक्वायर की थी। अब ना तो वो वहां पे पेड़ लगा सकते और ना ही वहां पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि उसके लिए उनको सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है, जिसमें बहुत सारा समय लग जाता है। तो सरकार क्या कर रही है, अभी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर एक प्रपोजल लेके आई है कि इसके अंदर हम लोग अमेंडमेंट करेंगे। उस अमेंडमेंट के द्वारा जो वो खाली जमीन पड़ी हुई है ना, वहां पे आप फॉरेस्ट लगा सकते हो, पेड़ लगा सकते हो, आपको सरकार की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक तो इसके अंदर ये बात है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि जो
आपका जो बॉर्डर एरिया है, नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से अगर वहां पे कोई आपको प्रोजेक्ट लगाना है तो आपको सरकार की फॉरेस्ट क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसको सीधा लगाइए। अब आप सोच रहे होंगे सरकार ऐसा क्यों कर रही है? यहाँ पे सरकार के इसका करने के कई सारे रीजंस हैं। एक तो सरकार इंडिया में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करना चाहती है, जिससे क्लाइमेट चेंज है ना, वो कंजर्वेशन एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें होंगी। दूसरा, जो मान लो रेलवे का ही एग्जांपल ले लेते हैं, रेलवे के पास सपोज करो 100 एकड़ की लैंड वो खाली पड़ी हुई है। अब इसका कोई फायदा तो हो नहीं रहा, वो खाली पड़ी है। अब अगर इसके अंदर फॉरेस्ट लगा दिया जाएगा, कुछ पेड़ लगा दिए जाएंगे, तो उससे जो इनकम होगी, तो उससे रेलवे की इनकम भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे सरकार एक तीर से कई निशाने यहाँ पे साधने की कोशिश कर रही है थ्रू दिस कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है, चलिए। नोबेल प्राइज वाला हाँ, नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन में, इसको हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे, 2 मिनट का वेट कर लीजिए। ठीक है, आगे हम लोग सीधा बढ़ते हैं आपका ये एडिटोरियल सेक्शन में। एडिटोरियल सेक्शन में हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये वही ओकुस और सार्क और उनके बारे में बता रखा है, जिसके बारे में पहले हम लोग बहुत ज़्यादा चर्चा कर चुके हैं, तो दोबारा से उसके हम लोग नहीं जाएंगे, तो इसको हम लोग नहीं करने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो वायलेंस हुआ है यूपी के अंदर, इसको हम लोग छोड़ देंगे, कोई काम का नहीं। ये एडिटोरियल हमारे काम का है, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में, क्योंकि आपको पता है हम एडिटोरियल सबसे एंड में करते हैं। उसके अलावा ये एडिटोरियल भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग थोड़ी देर में करेंगे, 2 मिनट का वेट कर लीजिए। ठीक है, हाँ, ये हम लोग देख लेते हैं। हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं श्रृंगला जी, वो कहाँ गए हुए हैं? श्रीलंका में गए हुए हैं। तो श्रीलंका में वो जब जाएंगे डेफिनेटली वहाँ की सरकार के साथ एंगेज करेंगे, वहाँ पे जो इंडिया के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो श्रृंगला जी जब वहाँ पे गए हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम थोड़ा सा इंडिया श्रीलंका के बारे में रिलेशनशिप को पढ़ें। देखिए, आपको मैं बताता हूँ श्रीलंका रिलेशन के बारे में। उससे पहले थोड़ा श्रीलंका की ज्योग्राफी को जानना जरूरी है। अगर हम श्रीलंका की ज्योग्राफी को देखें, देखिए ये है इधर तमिलनाडु, यहाँ पे आता है आपका श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो बाउंड्री है, ये है इंटरनेशनल बाउंड्री, जो कि डॉटेड नजर आ रही है, इंटरनेशनल बाउंड्री है। और ये पड़ता है आपका यहाँ पे पाक बे, जो इनको डिवाइड करता है। यहाँ पे आपका आ जाता है गल्फ ऑफ मन्नार, याद रहेगा। और यह आपका आ जाता है इधर एडम्स ब्रिज। और श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशन बहुत पुराने हैं, बताने की जरूरत भी नहीं है ना। माइथोलॉजी से लेके, रामायण से लेके, उसके बाद हमारे जो चोला किंगडम हुआ करते थे तमिलनाडु में, राजा वो भी श्रीलंका को कंट्रोल करते थे। उसके बाद ब्रिटिशर्स भी हमारी एक कॉमन मास्टर्स थे। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी हमारे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल रिलेशनशिप उनके साथ रहे हैं। तो तमिलनाडु से जो लोग मछली पकड़ते हैं, इनके जो फिशरमैन हैं, और श्रीलंका से जो लोग मछली पकड़ते हैं, ये कॉमन वाटर में पकड़ते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत बार क्लैश भी हो जाता है। और अगर आप यहाँ पे देखो कि हमारा जो कॉमन बॉर्डर है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एक आइलैंड है, ये वाला आइलैंड, ये याद रखना आपने, इसे बोलते हैं कच्चा तीवू। कच्चा तीवू आइलैंड दोनों के फिशरमैन के द्वारा यूज किया जाता था। 1974 में कच्चा तीवू आइलैंड को इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया था फॉर वेरियस पर्पस। वो एक अलग मुद्दा रहेगा, अलग टॉपिक की बात है वो। बाद में कच्चा तीवू आइलैंड को श्रीलंका ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, ये कह के कि यहाँ पे एक चर्च है छोटा सा, वो अलग बात है। लेकिन अभी तमिलनाडु के फिशरमैन और श्रीलंका के फिशरमैन आपस में, कई बार ऐसा होता है ना, तमिलनाडु से इंडिया से आते हैं इधर तमिलनाडु से फिशरमैन, और वो इंटरनेशनल वाटर को क्रॉस कर लेते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है। अब देखिए वहां पे कोई बाढ़ तो लगी नहीं हुई है, कोई दीवार तो है नहीं, वो क्रॉस कर जाते हैं। तो जब वो क्रॉस करते हैं तो श्रीलंका की नेवी उनको पकड़ लेती है। तो यहाँ पे फिशरमैन का काफी एक स्ट्रॉन्ग इशू है। और एक स्ट्रॉन्ग इशू ये भी है कि इंडिया के जो फिशरमैन है, इनके पास ना बड़ी बड़ी बोट होती हैं, जबकि जो श्रीलंका के फिशरमैन उनके पास छोटी छोटी बोट होती हैं, जिसकी वजह से वो हमें ब्लेम करते हैं कि तमिलनाडु के फिशरमैन हमारे जो फिश कैच है उसको डिक्रीज कर रहे हैं। चलिए, वो एक अलग से मुद्दा है। अगर आप बात करें श्रीलंका की, श्रीलंका में आपको पता है कि बहुत हिस्टोरिकल हमारा रिलेशनशिप है, 2-2.5 साल पहले से ही इंडिया में लोग श्रीलंका में रह रहे हैं। उनको कहा जाता है श्रीलंकन तमिल, जो हजारों साल से श्रीलंका में रह रहे हैं। ये तमिल लैंग्वेज बोलते हैं और इनको श्रीलंकन तमिल कहा जाता है। दूसरे तमिल होते हैं, इनको बोलते हैं इंडियन तमिल। ये इंडियन तमिल वो हैं जो सेंटर में रहते हैं, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो सेंटर एरिया में रहते हैं। ये वो हैं जो ब्रिटिश समय में यहाँ पे लाए गए थे फॉर द कॉफी एंड द टी प्लांटेशन। ये वो वाले जो रिसेंटली आए थे, लाइक 18th-19th सेंचुरी में आए थे। एक है श्रीलंकन मूर, ये श्रीलंकन मूर भी तमिल ही हैं, लेकिन ये मुस्लिम्स हैं, इसलिए इनको कहा जाता है मूर, अलग से कहा जाता है। और ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, ये है सिनलीज, जो श्रीलंका का मूल निवासी है, मतलब सिनलीज उनको कहा जाता है। अब ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे पता है। अब ब्रिटिशर के समय में क्या हुआ करता था, जो
तमिल लोग हुआ करते थे, इनके पास अच्छी एजुकेशन होती थी, सरकारी नौकरी पे ज्यादातर तमिल लोग थे, इनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और सोशल स्टेटस काफी हाई हुआ करता था। बाद में जब 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ, इन्होंने 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए। उस कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने तमिल लैंग्वेज को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया और इन्होंने सिन्हलीज लैंग्वेज को ही प्राइमरी लैंग्वेज मान लिया। इंग्लिश को भी डिस्कार्ड कर दिया, तमिल को भी कर दिया और सिनलीज को इन्होंने प्रेफरेंस दिया। और धीरे 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 वहां के जो गवर्नमेंट सेक्टर है, इकोनॉमिकल सेक्टर है, तमिल लोगों का स्टेटस वहां पे कम होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से तमिल लोग वहां पे नाराज हो गए और इन्होंने अपनी ग्रुपिंग बनाना शुरू कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखो कि जो नॉर्थ और ईस्ट वाला रीजन है, यहाँ पे तमिल लोगों का डोमिनेंस है, तो जिसकी वजह से वहां पे उन्होंने एक अपने मिलिशिया ग्रुप भी बनाना शुरू कर दिया। सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहां पे हो गई, जिसे आप LTTE कहते हैं। अगर आप एक टीवी सीरीज है जिसका नाम है फैमिली मैन 2, अगर आपने फैमिली मैन 2 देखी है तो उसके अंदर भी ये पूरा इशू बता रखा है। यहाँ पे जो ये एरिया है जाफना, जाफना वाज द कैपिटल ऑफ LTTE। तो ये श्रीलंका के साथ हमारा पूरा इशू है। अब यहाँ पे चाइना का भी एंगल है। तो अभी जो श्रृंगला जी वहां पे गए हैं, तो इन्होंने इन्हीं के बारे में बात की है कि जो 13 अमेंडमेंट है उसको फॉलो किया जाए। 13 अमेंडमेंट दोस्तों 1987 में हुआ था, राजीव गांधी की जब सरकार हुआ करती थी। अकॉर्डिंग टू 13 अमेंडमेंट, श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो सिनलीज गवर्नमेंट है, उनको ऑटोनॉमी देनी है इस नॉर्थ वाले रीजन को और ईस्ट वाले रीजन को, लेकिन उन्होंने अभी तक उनको ऑटोनॉमी दिया ही नहीं है। इसे कहते हैं 13 अमेंडमेंट। एक अमेंडमेंट और है वहां पे जिसको कहा जाता है 16th अमेंडमेंट। इसके तहत उनको तमिल लैंग्वेज को भी रिकॉग्नाइज करना है, लेकिन अभी तक उन्होंने तमिल लैंग्वेज को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है। उसके अलावा कुछ हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं श्रीलंका के अंदर, उसके ऊपर भी बातचीत होगी। चाइना वाला जो वहां पे एंगल है उसके लेकर भी बातचीत होगी, है ना। तो वो सारी बातचीत वहां पे करने गए हैं, तो इसी बहाने से हम लोगों ने इंडिया श्रीलंका वाले टॉपिक को थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, चलिए एक और है, छोटी सी न्यूज, बिल्कुल 2 लाइन की है। कह रहा है कि सर्वे ऑन वाटर सप्लाई इन 500 सिटीज। 2022 में इंडिया की 500 सिटीज के अंदर सर्वे किया जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री, ये आपने याद रखना है। ये किसका पार्ट है? अमृत का पार्ट है। अमृत, अमृत क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके तहत क्या किया जाएगा? और जो सर्वे का नाम क्या है? सर्वे का नाम है पेय जल सर्वेक्षण। पेय जल सर्वेक्षण। या उन सिटीज में किया जाएगा जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है। इस सर्वेक्षण के अंदर यह देखा जाएगा कि कहां कहां पे जो है पानी की किल्लत है, कहां पे टैप वाटर पहुंचाने की जरूरत है, उसके बारे में है। ठीक है, मिनिस्ट्री का आपको पता होना चाहिए और सर्वे का नाम आपको पता होना चाहिए। अगली न्यूज क्या कहती है? कहती है कि सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस पिटीशन ऑन द कैंसिलेशन ऑफ द नीट एग्जाम। देखिए, पिछले महीने नीट का एग्जाम हुआ था, जो मेडिकल के लिए ऑल इंडिया का एग्जाम किया जाता है, उसमें पेपर लीक हो गया था, ऐसा कुछ स्टूडेंट्स का मानना है। और इसी के चक्कर में वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। उन्होंने कहा कि सर आप इस पेपर को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ये पेपर जो है लीक हो गया था, लीक हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि 7.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, तो हम लोग इसको कैसे कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए, ताकि इस पूरे मामले की तह तक जाया जा सके कि क्या एक्चुअली में पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था, उसके बारे में बातचीत की जा सके। ठीक है, तो ये है पूरा, थोड़ा सा इशू, ज्यादा बड़ा नहीं है। अगला वही है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस टू 43 ग्रुप्स ऑन राइट टू मूव फ्रीली। मतलब जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आसपास के गांव के लोग जो परेशान हैं, उसको लेके ही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फार्मर ग्रुप हैं उनको पूछा है कि सर आप तो कर रहे हो, लेकिन राइट टू मूवमेंट का क्या? जो आपके आसपास लोग रहते हैं उनकी मूवमेंट भी तो दिक्कत हो रही है ना उनको, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो उनसे जवाब तलब किया है। अब वो क्या जवाब देते हैं ये थोड़ा देखना रहेगा, तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। ठीक है, अगली न्यूज क्या कहती है? कहती है कि नो स्टेट कैन डिनाई 50,000 एक्स ग्राशिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देखिए जो लोग कोविड से मर गए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, उनके फैमिली मेंबर को 50,000 रुपए एक्स ग्राशिया कंपनसेशन दिया जाएगा सरकार के द्वारा, ऐसा सरकार ने बोला है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके तहत वो उनको कंपनसेशन दिया जाता है। लेकिन कुछ स्टेट कह रही हैं कि हम लोग कंपनसेशन नहीं दे पाएंगे कुछ लोगों को। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं है। जो लोगों के पास सर्टिफिकेट है उसके अंदर कुछ खामियां हैं, उनके अंदर ये लिखा ही नहीं हुआ है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द डेथ, जिसकी वजह से उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सभी को बेनिफिट दीजिए।
अगर कोई इंसान अगर कोविड पॉजिटिव हो गया है और अगर 30 डेज के अंदर उसकी डेथ हो गई है तो आप उसको दीजिए। इवन उन्होंने तो ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई इंसान कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद 30 दिन के अंदर सुसाइड भी कर लिया जिसने, उसकी फैमिली को भी 50,000 का बेनिफिट दिया जाए। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाई जाएंगी और जो ग्रीवेंस वगैरह जो है उसको देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सभी को 50,000 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है, जो सर्टिफिकेट वाली थोड़ी प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जाएगा। तो ये पूरे का पूरा मामला यहाँ पे था। ये पुराना मुद्दा है, हम अच्छे से इसको कर भी चुके हैं पहले, लेकिन स्टिल थोड़ा सा आप देख लेना इसको। अगला कहता है कि ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी मॉडल लॉन्च्ड। देखिए यहाँ पे जो इन्होंने प्रॉपरली बात की है वो मणिपुर के बारे में बात की है, मणिपुर और नागालैंड के रिगार्डिंग बात की है। अब मणिपुर और नागालैंड में क्या है ना, कुछ इंटीरियर एरियाज में वहां पे सड़कें वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से वैक्सीन वहां पे नहीं पहुंच पा रही थी। तो हुआ क्या, मेड इन इंडिया ड्रोन जो इंडिया में ही बनाया गया है, ये ड्रोन को यूज किया गया है वहां पे वैक्सीन की डिलीवरी के लिए, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल तो ये मणिपुर में और नागालैंड में ही हुआ है, और फ्यूचर में अगर यहाँ पे सक्सेसफुल रहता है तो दूसरी जगह पे भी इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए किस तरह से हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं कोविड के समय में, ये एकदम बिल्कुल लाइव एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज का कहती है दैट नेट ऑयल इंपोर्टर इंडिया लेफ्ट विद फ्यू ऑप्शंस एज प्राइस सर्जेस। इंडिया अपना जो क्रूड ऑयल है उसका 85% इंपोर्ट करता है। हमारी जो नेचुरल गैस है उसका 50% हम लोग इंपोर्ट करते हैं। सीधी सी बात यह है कि इंडिया अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और इस समय दुनिया में क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्रूड ऑयल का भी और नेचुरल गैस का भी, क्योंकि क्रूड ऑयल से ही हम लोग पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, नेचुरल गैस से हम लोग अपना जो सीएनजी वगैरह होते हैं ऑटोमोबाइल में चलाते हैं उसका यूज़ करते हैं। तो सरकार का कहना है कि देखिए सर मैं मजबूर हूँ, क्योंकि ये जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है फाइनली ये प्राइस कौन पे करेगा, कस्टमर पे करेगा। इसीलिए फ्यूचर में आने वाले समय में कुछ दिनों में तेल के दाम और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं, सरकार ने साफ साफ ऐसा बोल दिया है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज क्या कहती है। अगली न्यूज जो है वो वर्ल्ड से आती है, इंटरनेशनल न्यूज है। कहती है यूएस ड्यू का मतलब होता है दो लोग, विन नोबेल फॉर वर्क ऑन टेम्परेचर एंड टच। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले नोबेल प्राइज मिला है, किसको मिला है, इन दो लोगों को मिला है। ठीक है, एक का अब आप देख सकते हो, इनका नाम है आर्डेन। ठीक है, इनको मिला है, आर्डेन को मिला है, और दूसरे का नाम है डेविड जूलियस, इनको मिला है। ये दोनों डॉक्टर हैं, रिसर्चर हैं। इन्होंने क्या रिसर्च किया है, देखिए इनको नोबेल प्राइज मिला, ये तो बात हो गई। अभी फ्यूचर में और भी नोबेल प्राइज मिलेंगे थोड़े दिनों में, आने वाले दिनों में, खैर वो एक अलग बात है। इन्होंने क्या डिस्कवरी की है ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इन्होंने ये डिस्कवरी की है कि हमारी बॉडी जो हमारी जो स्किन होती है, उस स्किन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब सेंसर्स होते हैं, जो टेम्परेचर को और टच को सेंस कर सकते हैं। और ये कोई ऐसे नहीं होते हैं कि हाँ चलो सेंस कर ले, नहीं नहीं, ये हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपकी स्किन के ऊपर मिर्ची लग जाती है, चिली वगैरह लग जाती है ना, तो उससे सेंसेशन होती है। आप कोई गर्म चीज़ या ठंडी चीज़ को टच करते हो, उसकी वजह से सेंसेशन होती है। वो सेंसेशन हमारी बॉडी इसीलिए करती है क्योंकि इट्स अ सर्वाइवल मैकेनिज्म। आपकी बॉडी को सिग्नल जाता है पहले से, आपकी बॉडी अपने आप को तैयार कर लेती है चैलेंज के लिए। इस डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं मैं कि 1901 में शुरू हुआ था नोबेल प्राइज इन द नेम ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। ये स्वीडन के इन्वेंटर थे, इन्होंने डायनामाइट वगैरह को इन्वेंट किया था। ठीक है, कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, मेडिसिन एंड इकोनॉमिक्स। इसमें मैथमेटिक्स नहीं है, इसमें म्यूजिक नहीं है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके अलावा शुरू में इकोनॉमिक्स का भी नहीं था। इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज वो 1967 में ऐड किया गया था, और सबसे पहली बार 1969 में इसको दिया गया था। किसी भी कैटेगरी में सिर्फ मैक्सिमम 3 लोगों को ही नोबेल प्राइज मिल सकता है, 3 से ज्यादा को नहीं मिल सकता। आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बताओगे, आपने बताना है कि इंडिया में कौन से पहले ऐसे इंडियन सिटीजन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था और क्यों मिला था, आप ये मुझे बताओगे। ठीक है, चलिए वेट करूंगा मैं, कमेंट सेक्शन में देखते हैं कौन कौन इसका जवाब देता है। अगला जो वर्ल्ड न्यूज़ में वो चाइना और ताइवान को लेके इशू चल रहा है, पुरानी न्यूज़ है, कोई खास न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ ही देते हैं। अब बात करते हैं आज के एडिटोरियल सेक्शन की। ठीक है, एडिटोरियल सेक्शन के लिए मैं आपका दूसरे पेज पे जाऊंगा। देखिए एडिटोरियल सेक्शन में वो क्या कहता है, पहले हम लोग बात करते हैं स्मोग टावर्स के बारे में। रिसेंटली
दिल्ली के अंदर स्मोक टावर लगाया गया कनॉट प्लेस में, और ये दावा किया गया कि इस स्मोक टावर की वजह से वहाँ का पोल्यूशन कम हो जाएगा। जैसे हम लोग जिम में या अपने घर में एयर प्योरीफायर लगा देते हैं, इट्स जस्ट अ एयर प्योरीफायर, ठीक है। और कई करोड़ रुपए इसको लगाने में लगा। दिल्ली में एक दो जगह और भी लगाए जाएंगे, ऐसे ही स्मोक टावर बेंगलुरु में, चेन्नई में, मुंबई में, कई सिटीज में लगाए जाएंगे। और इसमें पैसा तो खर्चा होगा। पैसा किसका होता है? आम जनता का होता है, आपके जैसे मेरे जैसे लोगों का होता है। इस एडिटोरियल में यह कहा गया है कि ये जो पैसा हो रहा है ना, खर्चा सरकार कर रही है, ये फालतू का खर्चा कर रही है, क्योंकि ऐसा कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो ये बताता हो कि इससे पोल्यूशन कम होता है। कोई ऐसी स्टडी हुई ही नहीं है, और जो स्टडी हुई है वो बताती है कि इससे कोई बेनिफिट होता नहीं है। तो इट इज जस्ट अ सिंबलिज्म, इट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ मनी, इट इज नॉट अ प्रोग्रेस, इट इज इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। मतलब ये प्रोग्रेस नहीं है, प्रोग्रेस ऐसा लग रहा है कि प्रोग्रेस है। यहां पे ये थोड़ी सी समस्या है, ठीक है। तो करोड़ों जो पब्लिक मनी ट्रांसफर की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए, एक तो इन्होंने ये कहा है। अब देखो, अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, एक्चुअल में पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके लिए इन्होंने कुछ पॉइंट यहाँ पे बता रखे हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि जो मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग एयर पोल्यूशन की, उसको एक्सपेंड किया जाए। अभी जो मॉनिटरिंग होती है इंडिया में पोल्यूशन की, वो कुछ सिटीज में होती है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा सिटीज में एक्सपेंड करने की जरूरत है। जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे, हमारे पास ज्यादा डेटा कलेक्ट होगा, डेटा कलेक्ट होगा तो हम ज्यादा स्टेप अच्छे से ले सकते हैं। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हम लोग फोरकास्ट करते हैं, मतलब प्रिडिक्शन करते हैं पोल्यूशन की, उसके लिए हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, बेटर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, बेटर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को हम लोग जो है उसमें कोलैबोरेट कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट मैनर में, ताकि हम लोग एक अच्छे से प्रिडिक्शन कर सकें। इसमें अंदर ये बात है। दूसरी बात क्या है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी वगैरह का हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना, जिससे हम लोग बेटर तरीके से फोरकास्ट कर सकते हैं। अगर आपने बेटर तरीके से फोरकास्ट कर लिया, फोरकास्ट का मतलब ये है कि जैसे मान लो आज जो है वो 5 अक्टूबर है, राइट। अगर बेटर टेक्नोलॉजी से हम लोगों ने फोरकास्ट कर लिया कि आने वाले हफ्ते में दिल्ली में ज्यादा पोल्यूशन होगा, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे स्टेप ले सकते हैं। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, ओड एंड इवन कर सकते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी को रोक सकते हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह को बंद कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम करवा सकते हैं लोगों से, ताकि ज्यादा वो सड़कों पर ना निकले वो। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप अच्छे तरीके से फोरकास्ट करोगे, आप अंदाजा लगा पाओगे कि एग्जैक्टली के पोल्यूशन का लेवल क्या होगा अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते। एक यहाँ पे ये बात है। दूसरी बात ये है कि सिटी लेवल एमिशन इन्वेंटरीज आपको बनानी पड़ेंगी। देखिए, हम लोग ये बात तो बोलते हैं कि पोल्यूशन है, पोल्यूशन गाजियाबाद में भी है, पोल्यूशन पुणे में भी है, चंडीगढ़ में भी है, मुंबई में भी है, लेकिन हर सिटी में जो पोल्यूशन का कोज है वो अलग अलग है, कारण अलग अलग है। तो पहले तो आपको यह भी जानना पड़ेगा सिटी लेवल पे कि कौन कौन से रीजंस हैं पोल्यूशन के। कहीं पे इंडस्ट्री हो सकती है, कहीं पे ट्रांसपोर्ट हो सकता है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो सकती है। तो ये सोर्स भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जब आप सारी चीजों को पहचान लेते हो तो क्या करने की जरूरत है, खास खास जगह को टारगेट करने की जरूरत है जहां पे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। जैसे स्लम डिवेलर्स, सिटी में जो स्लम डिवेलर्स होते हैं, उनके पास क्लीन कुकिंग एनर्जी नहीं है, मतलब उनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है, वो लोग लकड़ी का यूज करते हैं, गोबर के जो उपले होते हैं उनका यूज करते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो आप ऐसे लोगों को एलपीजी कनेक्शन दीजिए, पोल्यूशन धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे बोली हुई हैं। उसके अलावा जो इंडस्ट्री है जो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, उनके ऊपर भी राउंड द क्लॉक नजर रखने की जरूरत है। और अगर उनको वो पाया जाए कि वो पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, तो तुरंत उनकी कंप्लेंट कीजिए, तुरंत आप उनके ऊपर एक्शन लीजिए, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा सोल्यूशन इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आप आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। अगला एडिटोरियल क्या कहता है, अगला एडिटोरियल कहता है फॉरेस्ट के बारे में, कहता है कि दुनिया भर में फॉरेस्ट का जो एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हमें फॉरेस्ट के एरिया को इंक्रीज करने की जरूरत है। इस समय दुनिया में 30% जो लैंड सरफेस है दैट इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट से हमें क्या क्या बेनिफिट होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी हो, एयर पोल्यूशन हो, सोइल कंजर्वेशन हो, बायोडाइवर है ना, फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने की बात हो, फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 2020 में एक रिपोर्ट निकाली गई थी, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 1990 से लेके अभी तक दुनिया में 420 मिलियन यानी कि 42 करोड़ हेक्टेयर फॉरेस्ट खत्म हो चुके हैं। अगर आप इंडिया की बात करो, इंडिया में 1951 से लेकर 1995 तक 4.69 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं।
तो इसीलिए अब हमें जरूरत क्या है, हमें जरूरत है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, और जो जो जंगल हमारे पास पहले से हैं, जिनकी क्वालिटी डिटीरियोरेट हो रही है, उसको रिस्टोर करने की जरूरत है। ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है, और इस चीज को दुनिया रियलाइज भी कर रही है। बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, फ्लडिंग, साइक्लोन एंड ऑल दैट, दुनिया इस बात को रियलाइज कर रही है कि हमें फॉरेस्ट की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए 2021 से लेके 2030 तक, अगला जो 10 साल है ना, इन 10 सालों में पूरी दुनिया में लार्ज स्केल के ऊपर प्लांटेशन होने वाला है, क्योंकि सब चाहते हैं कि फॉरेस्ट को केवर को बढ़ाएं। क्योंकि फॉरेस्ट क्या करते हैं, वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, है ना, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे तभी तो क्लाइमेट चेंज को रोक पाएंगे। एक यहाँ पे बात है। अब अगर आप बात इंडिया की करो, इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। इंडिया के अंदर लगभग 10 से ज्यादा बायोजियोग्राफिकल रीजन्स हैं, जैसे ग्रासलैंड, एवरग्रीन फॉरेस्ट, अल्पाइन वेजिटेशन, है ना। इस तरह के 10 जियोग्राफिकल रीजन्स हैं इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे इंडिया में कौन से 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से बच्चे इसका आंसर करते हैं। उसके अलावा दुनिया का 8% फ्लोरा और फोना इंडिया में पाया जाता है। फ्लोरा मतलब वेजिटेशन, फोना मतलब एनिमल लाइफ। ठीक है, तो इंडिया का टारगेट है, क्या टारगेट है? अकॉर्डिंग टू बोन चैलेंज, इंडिया ने टारगेट है कि हम लोग 2030 तक 21 मिलियन हेक्टेयर और जंगल लगाएंगे, मतलब ट्री कवर को बढ़ाएंगे। हालांकि बाद में इसको रिवाइज करके 26 मिलियन हेक्टेयर कर दिया गया, जो एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इंडिया इसको अचीव करने के बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। अभी तक इंडिया ने 9.8 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट कवर को बढ़ा दिया है। इट्स एन अचीवमेंट, इट्स एन अचीवमेंट। लेकिन इस अचीवमेंट में कुछ चैलेंज भी हैं जो हमारे सामने हैं। कौन कौन से चैलेंज हैं? देखिए, सबसे बड़ी चैलेंज तो यह है कि लोकल इकोलॉजी को ध्यान में रखने की जरूरत है। इंडिया इतना ज्यादा डाइवर्स कंट्री है, तो आप एक ही चीज को, एक ही सॉल्यूशन को हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। लोकल जरूरतों को ध्यान में रख के उसके अकॉर्डिंग प्लांटेशन करने की जरूरत है। अब आप ये सपोज करिए, जैसे मान लो कोई ग्रास लैंड है, अब उस ग्रास लैंड के अंदर आप ट्री तो नहीं लगा सकते, वो तो पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उसको यहाँ पे एक हमारे लिए सामने चैलेंज है। अगला चैलेंज ये है कि प्लांटिंग अ फॉरेस्ट इन द रोंग प्लेस, जहां पे नहीं लगाने चाहिए वहां पे भी लगा दिया, है ना, तो ये भी गड़बड़ है। तो दोनों पॉइंट आपस में कनेक्टेड हैं ये। उसके अलावा रिसर्च करने की जरूरत है, जो हमारे पास बहुत कमी है रिसर्च की। उसके अलावा एक्टिव और पैसिव रेस्टोरेशन करने की जरूरत है। कहां पे एक्टिव, कहां पे पैसिव, ये भी देखने की जरूरत है। एक्टिव रेस्टोरेशन का मतलब होता है कि जहां पे आप एक्चुअल में वहां पे जाके पेड़ लगाते हो बिल्कुल नए तरीके से। पैसिव रेस्टोरेशन का मतलब ये होता है कि जो वहां पे डिस्ट्रक्शन हो रही है, आप उस डिस्ट्रक्शन को रोक दीजिए, उसे कहते हैं पैसिव रेस्टोरेशन। और अगर आप डिस्ट्रक्शन को रोक दोगे तो जंगल अपने आप को खुद ही रिवाइव कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड पैसिव। एक्टिव मतलब जो खुद वहां पे जाके पेड़ लगाते हो। सिचुएशन क्या है इंडिया की? इंडिया में 5.3% जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो प्रोटेक्टेड एरिया में आता है। प्रोटेक्टेड एरिया मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, उसके अंदर आता है। बाकी एरिया का क्या? जो दूसरे एरिया हैं जो प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर हैं, इसके लिए हमें स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट है, और जो लोकल लेवल पे रिसर्च करने की रिक्वायरमेंट है, तभी तो आप लोकल प्रॉब्लम को सोल्व कर पाओगे ना। उसके अलावा पॉवर्टी और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं। जैसे कुछ सर्वे ऐसे पाए गए जिसमें देखा गया कि जो लोग जंगलों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे शेड्यूल ट्राइब हैं, उनके अंदर पॉवर्टी भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए अगर आप उनको पॉवर्टी को दूर करना है तो अपने एनवायरमेंट को, डिग्रेडेशन को रोकना पड़ेगा। तो ये भी इंडिया के सामने भी चैलेंज है। अब उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन क्या क्या है? लोकल कम्युनिटीज का ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन कीजिए। उनको जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन करवाओगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप उनको इंसेंटिव दीजिए, रिवॉर्ड दीजिए, जिसे कहा जाता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज। ऐसी कमेटी को बनाइए, प्रॉपर तरीके से इनको इंप्लीमेंट कीजिए। उसके अलावा जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पे, जैसे गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, इंडस्ट्री है, लोकल लोग हैं, उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट हैं उनको भी रिजोल्व करने की जरूरत है। क्योंकि जब सभी लोग एक साथ मिलकर आएंगे तभी तो अच्छे से काम कर पाएंगे, है ना। एडिक्वेट फाइनेंसिंग करने की जरूरत है। पैसा तो हर चीज की समस्या का जड़ है और पैसा सोल्यूशन भी है। तो सरकार को चाहिए वो और ज्यादा फाइनेंसिंग हेल्प उनको दे। ठीक है, कॉर्पोरेट्स, प्राइवेट सेक्टर को भी आप यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हो। अभी तक प्राइवेट सेक्टर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, उसके अलावा एरिया स्पेसिफिक चैलेंज जो है उसको अपनाने की जरूरत है। एरिया स्पेसिफिक मेथड आप अपनाइए। अब जो मेथड आप उत्तराखंड में लगाओगे वो मेथड आप राजस्थान में तो नहीं लगा सकते, है ना। लोकल स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। उसके अलावा बाकी वही सारी चीजें हो गई।
इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लोकल पार्टी कम्युनिकेशन, वही बड़ी बड़ी बातें जो आप हर आंसर में लिखते हो, आप कंक्लूजन में उसी तरह के आंसर्स को यहाँ पे लिख लेते हो। ठीक है, तो यही था आज का पूरे का पूरा हमारा एनालिसिस। अब देखिए इसी तरह के एनालिसिस हम लेके आते हैं। वैसे तो हम लोग इंडियन एक्सप्रेस की लेके आते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे डिमांड कर रहे हैं, मैसेज पे मैसेज करते हैं कि आप हिंदू की एनालिसिस लेके आइए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हिंदू एनालिसिस पढ़ते हैं। तो अगले 10-15 दिन तक हम लोग हिंदू के एनालिसिस कोशिश करते हैं, देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा रहता है बच्चों का। अगर पॉजिटिव रहेगा तो डेफिनेटली हम हिंदू को ही कंटिन्यू करेंगे, और अगर मुझे समय लगेगा तो हम लोग हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों के एनालिसिस आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन जैसा भी होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पे बने रहें और एनालिसिस को पूरा देखें। कुछ टॉपिक हो सकता है इतने खास नहीं होते हैं, कुछ टॉपिक बहुत रेलेवेंट होते हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब एनालिसिस को आप देखते हो तो आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है। तो इसी बात के साथ मैं आज का लेक्चर को खत्म करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।